गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं न्यू कारो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। न्यू कारो की ये जो क्लासेस होंगी, टोटल अराउंड 3 क्लासेस होंगी। एक क्लास का जो लेंथ होगा वो 1.25 घंटे के आसपास होगा। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें मैं तुमको जीरो से लेके एंड तक एक एक चीज़ अच्छे से समझाऊंगा, बताऊंगा। प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुनना। पहले 5, अभी जो पहला 5 मिनट ये तुम्हारे साथ अभी डिस्कशन होने जा रहा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी आर डूइंग कारो 2020, न्यू कारो 2020। ठीक है, 3 क्लासेस चलेगा, तो मिला के समझ लो आप 6.5-7 घंटे के आसपास इसका लेक्चर जाना ही चाहिए अराउंड। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। ये रहे इसके चैप्टर के नोट्स, ये रहे आपके सामने। कारो 2020, इसके अंदर टोटल 21 क्लॉजेज है। कारो में 4 पैराग्राफ्स होते हैं और पैराग्राफ 3 के अंदर ही वो 21 क्लॉजेज हैं। सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। कारो का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, ये एकदम शुरू में ही तुमको क्लियर रहेगा ना, तो तुम मिस्टेक्स नहीं करोगे। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, ये मैं फॉर कारो बता रहा हूं तुम लोग को कि कारो को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। ओके, पॉइंट नंबर 1, कारो में एक इंट्रोडक्शन पोर्शन है। जैसे अभी मैं पढ़ाना जब चालू करूंगा तो कारो के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर ये आएगा कि कारो कौन सी कंपनी पे अप्लाई करेगा, कौन सी टाइप की कंपनीज है जो कारो से एग्जेम्प्टेड है, एंड ऑल दैट। ये जो ज्ञान होता है ना, ये एक इंट्रोडक्शन ज्ञान है। इसको क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट इतना ज़्यादा इसमें डूब जाते हैं ना कि वो 2 घंटा लगा देते हैं। वो 2 घंटा यही पढ़ने में लगा देते हैं कि कारो किस कंपनी पे अप्लाई करेगा और किस कंपनी पे नहीं अप्लाई करेगा, किस में एग्जेम्प्टेड होगा। अगर तुमने ये मिस्टेक की, तुम्हारा पूरा एनर्जी मोमेंटम एकदम जोर से गिरेगा, और जब अपने 21 क्लॉज में जाएंगे तब तक तुम पूरे रित्ते हो चुके होगे। मतलब रित्ते मतलब क्या बोलते हैं, खाली हो चुके होगे, तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा 21 क्लॉज में। तो याद रखें, असली ज्ञान कारो का जो है वो 21 क्लॉजेस में है, ये इंट्रोडक्टरी ज्ञान में नहीं है। राइट डाउन, द रियल नॉलेज ऑफ कारो इज इन पैराग्राफ 3, 21 क्लॉजेस। उसको अपने ऐसे बोलते हैं, ठीक है, पैराग्राफ 3 का 1 से लेकर पैराग्राफ 3 का 21। दिस इज द वे यू राइट, देयर आर 21 क्लॉजेज इन कारो। ओके, 21 क्लॉज है ये नए वाले कारों में। उसको अपने रोमन, छोटा वाला जो रोमन न्यूमेरल से उससे इंडिकेट करते हैं, रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3, रोमन 21। ठीक है, एंड कारो जो कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर है, इसमें 4 पैराग्राफ्स होते हैं, 4 पैराग्राफ्स। तो जो पैराग्राफ नंबर 3 है वही मेन है, वही मेन है, उसी के अंदर 21 क्लॉजेस है। तो प्लीज अंडरस्टैंड द रियल नॉलेज इज इन कारो। ओके, वो 20। सो focus on 21 clauses and not on introductory portion. ओके, ये फर्स्ट टिप है जो याद रखना। कारो का असली नॉलेज 21 क्लॉज में। सर 21 क्लॉज पे ऊपर ज़्यादा मेहनत करो, उसको ज़्यादा अच्छे से समझो, उसको ज़्यादा पढ़ो। शुरू का जो 2 पन्ना का वो इंट्रोडक्टरी ज्ञान है उसमें डूब मत जाना, उसमें डूब गए ना तो तैर के बाहर नहीं निकल पाओगे। असली ज्ञान 21 क्लॉजेज में, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप, टैकल द 3 बिग क्लॉजेज फर्स्ट। पैराग्राफ 3 का 1, 3 का 3 और 3 का 9। ये वाले जो 3 क्लॉज है ना, ये सबसे बड़े हैं, ये सबसे बड़े हैं। इनके अंदर बहुत सारा सब क्लॉजेज है। इसके अंदर 5 सब क्लॉजेज है, ए से लेकर ई तक। इसमें आपको मिलेगा 6, 8 से लेके एफ तक। इसमें भी ए से लेके एफ तक, मतलब क्लॉज के अंदर भी सब क्लॉज है। पैराग्राफ 3 का 1 जो है वो तुम्हारा होता है फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर। किस चीज़ के ऊपर होता है सर? फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर उसमें 5 सब क्लॉजेज होते हैं, ए से लेके ई तक। ठीक है, वैसे ही पैराग्राफ 3 का 3, दिस इज अबाउट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। इसके अंदर 6 सब क्लॉजेज हैं, ए से लेके एफ। वैसे पैरा 3 का 9, इट इज़ अबाउट डिफॉल्टर कंपनी, कि कंपनी ने लोन का पैसा लिया था, डिफॉल्ट कर दिया।
तो उसके ऊपर भी 6 सब क्लॉजेज हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज कारों का पढ़ने का स्ट्रेटजी तुम्हारा अगर क्लियर हो जाएगा ना, तो तुम कारों में एकदम आराम से मक्खन की तरह नाश्ते में निकल जाओगे। इनफैक्ट ये जो मेरी क्लास है ये भी तुमको एकदम मस्त ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी। ओके, और रिविजन करते भी बहुत फायदा होगा। मैं पढ़ाते वक्त लाइन बाय लाइन जाऊंगा, 3 का 1 2 3 4 5 6, लेकिन जब आप रिवाइज करने बैठोगे घर पे, जब भी रिवाइज करोगे, तो पहले ये 3 बड़ा बड़ा जो क्लॉज है ना, इसको कर लेना। लंबा है पर हार्ड नहीं है, लंबा है पर हार्ड नहीं है। तो इसको करते ही क्या होगा, तुम समझोगे तुम्हारा कारो 40% खत्म। समझ में आ रहा है? तो दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, टैकल करने में आराम होगा तुमको 21 क्लॉज में से। ठीक है, नेक्स्ट मेरी टिप है तुम लोगों को। अब कारो के अंदर क्या है, आउट ऑफ 21 क्लॉजेज देर आर 6 क्लॉजेज जिनमें बहुत ज़्यादा लीगल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, लीगल मैटर फ्रॉम स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव। ओके, सो 6 ऐसे क्लॉजेज हैं जिनमें लीगल नॉलेज थोड़ी ज़्यादा है, जिनमें मतलब लीगल नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। वो कौन कौन से हैं वो मैं भी तुमको लिख दूंगा। ठीक है, मैं चलो लिख ही देता हूँ। पैराग्राफ 3 का 4 5 10 13 15 20। ओके, इनमें ना लीगल नॉलेज बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। पैरा 3 का 4 जो है, दिस इज़ अगेन लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, उसी के ऊपर है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक सेक्शन होता है, ये तुम्हारा सेक्शन नंबर होता है 185 186, ऐसे करके ऐसे तुम्हारे ये 6 क्लॉजेज है जिनमें लीगल नॉलेज बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो इसको देख के स्टूडेंट अगेन घबरा जाता है कि यार ये तो इतना सारा ज्ञान आ गया, इसके अंदर लीगल नॉलेज है, क्या करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, इनमें जितना भी लीगल नॉलेज है जो भी, वो अपने को लिमिटेड वे में करना है ताकि कारो हो जाए। ठीक है, तो वो मैं कॉपी नोट्स में लिखा दूंगा लीगल नॉलेज, वो एकदम सिंपल करके, लिमिटेड लीगल नॉलेज नीडेड फॉर कारो। अब ये नहीं है ना कि तुम पैरा 3 का 4 पढ़ने बैठे, लोन्स इन्वेस्टमेंट में तमाक करके सेक्शन 185 186 आ गया, तो तुम बोलोगे अब तो सर हम जाएंगे पूरा सेक्शन 185 186 पढ़ के आएंगे। अगर 185 186 में गए ना 6 घंटा लगेगा। 185 186 को पढ़ाने में 6 घंटा लगता है फाइनल की क्लास में लॉ में। ठीक है, अगर सोचोगे उसको पढ़ के फिर आएंगे तो यहाँ आ नहीं पाओगे वापस, बात ऐसी है। तो यहाँ अपने को उतना ज़्यादा लीगल नॉलेज नहीं चाहिएगा। ठीक है, सेक्शन नंबर को देखिए बिल्कुल घबराना मत, जितना भी मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा उस सेक्शन की नॉलेज का वो मैं तुमको यहीं पे कॉपी में लिखा दूंगा, जैसे ये सब लिखा रहा हूँ। ठीक है, तो उतने से तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम आराम से कारो करते चलोगे। ठीक है, प्लीज राइट डाउन कौन से वो क्लॉजेज मैं लिख रहा हूँ तुम्हारे संग संगी। डिपॉजिट्स, प्राइवेट प्लेसमेंट, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, बार्टर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनका सेक्शन नंबर्स मैं बता देता हूं तुमको अभी से। ओके, तो ये लीगल मैटर्स वाले 6 क्लॉजेज हैं भाई। इनमें ये सेक्शन नंबर जो मैंने अभी लिखा ना वही है, तुमको किताब में भी लिखा मिलेगा। मैं ये सेक्शन नंबर्स का एकदम ब्रीफ तुमको लिखा दूंगा कॉपी में, ताकि उससे तुम्हारा काम आराम से हो जाए, तुम मस्त तरीके से कारो कर लो। ठीक है, तुम देख रहे हो मैं तुमको जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी बता रहा हूँ कितना यूजफुल है। कोई इधर उधर की मोटिवेशनल ज्ञान नहीं, मोटिवेशन भरा भरा है, मोटिवेशन कूट कूट के भरा है। आज के दिन हिंदुस्तान में कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसमें मोटिवेशन नहीं है। स्टूडेंट को अगर यहाँ से काटो तो मोटिवेशन ही निकलेगा, ऐसा है। तो मोटिवेशन तुम्हें कूट कूट के भरा है, तुमको चाहिए टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज मिल जाएगा तो एकदम आराम से एग्जाम में फाड़ दोगे। ठीक है,
तो सबसे पहला टिप जो मैंने क्या लिखा है कि रियल नॉलेज जो है भाई वो 21 क्लॉज में है, शुरू का जो इंट्रोडक्टरी ज्ञान है उसमें अपने आप को डुबा मत देना घर में रिवाइज करते हो। नेक्स्ट, जब रिवीजन करने बैठो, मैं तो पढ़ाते हो लाइन बाय लाइन जाऊंगा, नहीं तो उससे क्या होता है स्टूडेंट घबरा जाता है, तो मैं तो लाइन बाय लाइन जाऊंगा 1 2 3 4 5 6 7, परंतु तुम जब रिवाइज करोगे तो तुम सबसे पहले ये 3 बड़ा क्लॉजेस करना। इन 3 बड़ा क्लॉज को करते हुए तुम्हारा पूरा कारो ऐसे टूट जाएगा, टूट जाएगा मतलब खत्म, 40% का तुम्हारा लोड गिर जाएगा, फिर तुम आराम से फास्ट स्पीड के साथ पकड़ लोगे, ठीक है। तीसरा, 6 ऐसे क्लॉजेस जहां लीगल मैटर आएंगे तो वहां पे ज्यादा प्लीज आपको तड़पने की जरूरत नहीं, आप मेरे कॉपी नोट्स में इसमें आना, जैसे मैं लिखा रहा हूं वैसे लिखा दूंगा, आराम से हो जाएगा। फोर्थ टिप है, फर्स्ट रीड पहले आप मार्जिनल नोट्स पढ़ोगे। मार्जिनल नोट्स क्या होता है मैं तुमको समझा देता हूँ एक बार, ठीक है। लेट मी जस्ट शो इट टू यू प्लीज। हाँ एक बार देखो बोर्ड पे, ये जैसे अपने कारो का नोट्स है, ओके। ये पहला 2 पेज, ये फर्स्ट पेज तो ठीक है वो है कंटेंट है, पहला 2 पेज जो होता है वो इंट्रो का माल होता है। फिर चौथे पेज पे जाओ, ये चौथा पेज है, चौथा पेज में देखो ये आ गया मैटर्स टू बी इंक्लूडेड पैराग्राफ 3। ये पहला वाला देखो इधर क्या लिखा है, पैराग्राफ 3 का 1 फिक्स्ड एसेट्स। कैन यू सी दैट? मैं हाईलाइट कर रहा हूं, यू डोंट हाईलाइट। कैन यू सी दैट? पैरा 3 का 1 फिक्स्ड एसेट्स। यार ये सब ना मैंने लिखा है, मार्जिनल नोट्स। टाइटल, कारो ओरिजिनल जो पैराग्राफ है उसके अंदर कोई हेडिंग सब हेडिंग इस तरह से बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये सब जो हर एक पैराग्राफ को एक शीर्षक दे दिया मैंने, पैराग्राफ 3 का 1 फिक्स्ड एसेट, पैराग्राफ 3 का 2 इन्वेंट्री, पैराग्राफ 3 का 3 लोन्स इन्वेस्टमेंट्स गारंटी सिक्योरिटी। ये जो हेडिंग है, इंग्लिश में हेडिंग या हिंदी में शीर्षक, ये जो हेडिंग से ये मैंने दिया है। और ये साइड में भी हर एक, मतलब अब जैसे पैराग्राफ फिक्स्ड एसेट जो पैराग्राफ 3 का 1 है उसके अंदर भी 5 सब क्लॉजेज हैं, ए, फिर ए के अंदर भी 2 है, ए का बड़ा ए का बड़ा बी, फिर बी सी डी ई ऐसे। तो इन सब को मैंने कैप्शन दिया है बाजू में, देख रहे हो? इनको बोलते हैं मार्जिनल नोट्स। जैसे नोट्स के मार्जिन में ना, नोट्स से फिर उसके लेफ्ट मार्जिन में लिखा हुआ है, तो जो लेफ्ट मार्जिन में पूरा लिखा हुआ तुम देख रहे हो ना, ये सब हर जगह ये मैंने अपनी तरफ से पूरा हेडिंग डाल के दिया है तुमको, ठीक है। ये ओरिजिनल कारों में नहीं है। ये इसका पर्पस ही यही था कि यार ये एक बार पढ़ लिए ना, अंदर का पहले से समझ में आ जाएगा क्या है। जैसे ये पढ़े, प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ पीपीई, इसका मतलब अंदर ये लोग बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का कंपनी को प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करना चाहिए, प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ इनटैंजिबल एसेट्स मेंटेन करना चाहिए, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट करना चाहिए। उसमें अगर डिस्क्रिपेंसीज आई, मतलब कुछ डिफरेंस आया, तो उसको कंपनी को एंट्री पास करके रेक्टिफाई करना चाहिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो टाइटल डीड होता है, जैसे प्रॉपर्टी का पेपर्स टाइटल डीड वो कंपनी के नाम पे है कि नहीं है। तो यार ये मार्जिनल नोट्स ना मैंने बहुत पूरा अध्ययन करके एकदम डिटेल में लिख के दिया है। इसको पढ़ते ही तुमको एकदम क्लैरिटी हो जाएगा पहले से कि अंदर क्या है। तो जब रिवीजन करने बैठोगे पहले मार्जिन नोट्स देखोगे। अभी तो मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं कैसे पढ़ा रहा हूं वो तो मैं पढ़ा रहा हूं, उसमें तुमको नहीं सोचना है। पर जब तुम रिवाइज करने बैठोगे, तुम सबसे पहले मार्जिन नोट्स को ध्यान देना। मार्जिन नोट पढ़ते ही बॉस तुम्हारा अंदर का सामान जो है ना एकदम आराम से प्रिपेयर हो जाएगा। तुमको फिर वो जो डरते तड़पते हैं वो बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा हर एक क्लॉज में किया, पूरा 21 क्लॉज तक है। 5 नंबर मेरी टिप, हाँ ये 5 नंबर सबसे कमाल की टिप है। सुनो, जैसे आप देखो जी, ये इतना बड़ा चल रहा है, चालू हो गया, ये बहुत आगे तक जाएगा, ठीक है। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 पेजेस, ओके, 8 से थोड़ा ज़्यादा है। ये चल रहा है, देखो, जस्ट लुक एट दिस, लुक एट द बोर्ड। ये चालू हो गया। इधर है सबसे पहले पैराग्राफ 3 का 1 फिक्स्ड एसेट्स, ये रहा। इसके अंदर ABCDE करके 5 क्लॉजेस मिलेंगे आपको, मिल गए। फिर ये अगले पेज में आपको पैरा 3 का 2 मिलेगा, इन्वेंटरी, इसके अंदर 2 क्लॉजेज हैं। फिर पैराग्राफ 3 का 3 लोन्स गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट, ये अगले पेज तक जा रहा है, इसके अंदर 6 क्लॉजेज हैं, ठीक है। फिर पैराग्राफ 3 का 4 लोन्स इन्वेस्टमेंट्स, फिर पैराग्राफ 3 का 5 डिपॉजिट्स है। ये पैराग्राफ चल रहे हैं इस तरह से, लुक एट दैट। हर एक पैराग्राफ जो डिफरेंट है उसको मैंने अलग पेज में डाल दिया है, ठीक है। नाउ सर बात ऐसी है कि एज अ स्टूडेंट सर डू आई नीड टू लर्न द पैराग्राफ, मतलब वो जो पैराग्राफ में अंदर आप डाले हो क्या वो मेरे को रट्टा मारना है क्या? नो, मैंने वो गलती की थी व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। तो मेरे टाइम पे सिलेबस में जो कारो एप्लीकेबल था
उसके अंदर भी 21 क्लॉजेस थे और मैंने पूरा वर्ड टू वर्ड रट्टा मार लिया था। मतलब मेरे को समझ में कुछ नहीं आया था। क्या है कि हमारे जो इंटर ऑडिट के जो सर थे वो इतने महान थे कि वो मतलब समझाते नहीं थे, तो मेरे को मतलब तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि 21 क्लॉज में क्या लिखा है, पर मैंने तोता की तरह रट्टा मार लिया था पूरा। ओके, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है रट्टा मारने की, कि आप रट्टा कोई चीज को मार लेते हो ना, तो यू लिव इन अ फेक कॉन्फिडेंस कि आई नो द कारो बिकॉज आई हैव लर्नड इट। क्वेश्चन जो होता है वो आपके रट्टा पे नहीं होता है। द क्वेश्चन दैट कम्स इन एग्जाम, दे डोंट आस्क यू इन द एग्जाम चलो चलो बोलो बोलो, इट इज नॉट लाइक दैट। दे डोंट आस्क यू टू रिसाइट द एंटायर कारो का क्लॉज, क्या आप वही लिख के आ गए एंड यू विल गेट द मार्क्स। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन वैसे आता नहीं है, ठीक है। दूसरी बात है, रट्टा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना कि आपको उसको बार बार रटना पड़ेगा, वो एक बार में खत्म नहीं होगा। जैसे मैंने रट्टा मार लिया था, तो जब मेरा ऑडिट का एग्जाम पड़ा तो मेरे को फिर से रट्टा मारना पड़ा। अब एक तो तुम जानते हो कि एग्जाम के पहले अपने को गैप एकदम लिमिटेड टाइम का मिलता है, उसमें सांस लेने का फुर्सत नहीं है। उस मिनिमम टाइम के अंदर मैंने 2 घंटा फिर से डिवोट किया जस्ट टू मेमोराइज दोस्त, मतलब रट्टा हुआ को भी और रट्टा करना पड़ता है, तो 2 घंटा मुझे और लगा था पूरा रट के फिर से रिवाइज करने में, ठीक है। एंड दैट वाज अ ब्लडी वेस्ट ऑफ टाइम, क्वेश्चन उस तरह से आता नहीं है। तो पहली बात, सर डू आई नीड टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ द पैराग्राफ? नो यू डोंट, यू डोंट। मैंने उन सारे पैराग्राफ को तोड़ फोड़ के, एकदम तोड़ फोड़ के लिखा और उसमें सारे की पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए हैं। कैसे दिखाऊं तुमको, ये देखो जरा, चलो इसी को देख लो एक बार। ये अपना रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन डिस्क्लोजर है, जस्ट लुक एट दिस। ये कितना मैंने डीप तरीके से इसको बनाया है। वेदर ऑल द ट्रांजैक्शन विद द रिलेटेड पार्टीज, तो रिलेटेड पार्टी कैप्स लॉक में बोल्ड है, मतलब ओके रिलेटेड पार्टी के ऊपर है। आर इन कंप्लायंस, कंप्लायंस अगेन कैप्स लॉक में है, तो मतलब आई एम गोइंग टू चेक द लीगल कंप्लायंस ऑफ सेक्शन नंबर 177 एंड 188। फिर आगे जाते हुए देखो सेकंड लाइन के लास्ट में डिस्क्लोज्ड वर्ड कैप्स लॉक में है, ठीक है। तो अच्छा, ये डिस्क्लोज हुआ है कि नहीं हुआ है, किस चीज के अनुसार? नीचे देखो उसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से डिस्क्लोज हुआ है कि नहीं हुआ। आई एम हाईलाइटिंग इट फॉर यू, कैन यू सी दैट? मैं कैप्स लॉक में डाला हूं कि तुरंत दिखेगा कि हाँ यार ये कीवर्ड्स हैं। और अब स्टूडेंट जाके ढूंढेगा, अरे रिलेटेड पार्टी पे कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो भी मैंने लिख के दे दिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 या फिर इंड एस 24, वो भी लिख के दे दिया। दे नॉट गोइंग टू आस्क यू इन एग्जाम, बट पहले से पता रहे तो शांति हो जाता। हाँ मेरे को मालूम है ये एस 18 और इंड एस 24 है, ठीक है। अब यही चीज को देखो, इतना लंबा पैराग्राफ को बाजू में मार्जिनल नोट्स की तरह डाला है। मार्जिनल नोट्स पढ़ते एकदम समझ में आ जाता है कि ये क्लॉज हमसे क्या चाहता है। ये क्लॉज हमसे चाहता है कि ऑडिटर आरपीटी के ऊपर, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के ऊपर 2 काम करें। नंबर 1, ऑडिटर कंप्लायंस चेक करे, मतलब लीगल कंप्लायंसेस जो भी होते हैं सेक्शन 177 78 के, वो हुआ 177 188 के, वो हुआ है कि नहीं हुआ। मेरे हिंदी के नंबर्स में थोड़ा मिस्टेक हो गया। 177 को तो 177 बोलते हैं, 178 को क्या बोलते हैं? 78। 188 को 188। तो 177 और 188, 177 और 188, ठीक है। तो पहला ड्यूटी क्या है कि भाई कंप्लायंस अपना हुआ है कि नहीं हुआ है, और दूसरा मेरे को चेक करना है कि डिस्क्लोजर है कि नहीं है। अब जिन्हें भी पता है, जो लोग भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थोड़ा जानते हैं, उनको मालूम होगा कि रिलेटेड पार्टी के ऊपर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, चाहे एएस 18 बोलो, चाहे फाइनल में इंड एस 24 आता है। तो रिलेटेड पार्टी का जो भी डिस्क्लोजर, रिलेटेड पार्टी का एंट्री से मतलब नहीं होता, उसका मतलब होता है नोट्स में जो डिस्क्लोजर है उससे। तो डिस्क्लोजर हुआ है कि नहीं, तो डिस्क्लोजर सोचते हैं उसका दिमाग अपने आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जाएगा। तो तुम देखो इसको कितना डीप तरीके से बनाया हूं कि पढ़ने में, तुम्हारे लिए रिवाइज करने में एकदम मक्खन हो जाए, याद हो जाए कि हाँ ये जो आरपीटी का क्लॉज है ये बेसिकली ऑडिटर को 2 ड्यूटी परफॉर्म करने बोलता है। नंबर 1 कंप्लायंस एंड नंबर 2 डिस्क्लोजर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कंप्लायंस के 2 सेक्शन है, 177 188, और इसके डिस्क्लोजर के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। तो यार ये पूरा मैंने फॉर्मेटिंग कर दिया है। तुम्हारा ड्यूटी क्या है? यू डोंट हैव टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ द पैराग्राफ, नो, यू विल लर्न द बात, मतलब पॉइंट को याद करो और पॉइंट को अपने भाषा में बोलो। ये मेरा 5th टिप है तुम लोगों के लिए और लास्ट टिप है। नो नीड टू लर्न द लैंग्वेज
ठीक है, ये मेरा 5वां टिप है तुम लोगों के लिए। एक और लास्ट मेरा 6ठा टिप है, सुन लो। सर वो जो 21 क्लॉजेज हैं पैरा 3 का 1 2 3 4, क्या डू आई नीड टू रिमेंबर दैट क्लॉज नंबर? क्या वो मेरे को अपने को याद करना है क्या कि फिक्स एसेट का पैरा 3 का 1 है? हाँ, अनफॉर्चुनेटली यस, वो याद करना पड़ेगा। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश किया कि उसका मैं कुछ जिंगल बना सकूं, निमोनिक बना सकूं, बट इतना मतलब वो गंदा टाइप का उसका बन रहा है ना कि वो ऐसे ही याद नहीं रह पाएगा। तो ये देखो, अभी क्लास के दौरान पढ़ते पढ़ते मैं याद करा दूंगा, उसमें दिक्कत नहीं होगी। हर चीज़ को याद करने के लिए कई बार निमोनिक्स भी उतने हेल्पफुल नहीं हो पाते। ठीक है, तो नंबर 6 या यहीं पे लिख सकते हो, लर्न द पैरा नंबर। ठीक है, लाइक पैरा 3 का 1 जो होता है वो होता है फिक्स्ड एसेट्स। ये इतना सा याद कर लेना। ठीक है, अब उसके अंदर याद करने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब क्लॉज का वो नंबर याद कर लिया 3 का 1, अब वो मेरे को ये नहीं याद करना है कि 3 का 1 का ए, 3 का 1 का बी, 3 का 1 का सी। आई डोंट हैव टू लर्न द सब क्लॉजेस, लर्न ओनली क्लॉज नंबर, नॉट द सब क्लॉज। ठीक है, क्लॉज नंबर याद कर लो, रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3, रोमन 4, उसके अंदर का जो सब क्लॉज है, छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी, दरकार नहीं है। ठीक है, तो अभी मुझे बोलते हुए 20 मिनट हो चुके हैं लगभग, और इस दौरान मैंने तुमको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दी कि भाई हाउ इज़ योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। ये 20 मिनट का इन्वेस्टमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे कारों के नॉलेज को एकदम ऊपर की तरफ उठा देगा। ओके, एक बार मैं शो कर देता हूँ, देख लो ज़रा। व्हाट इज़ द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी? सर रियल नॉलेज जो है वो 21 क्लॉजेस में, तो वी हैव टू डोमिनेट ऑन दोज 21 क्लॉजेस। शुरू का इंट्रोडक्टरी ज्ञान एक बार सीखना पड़ेगा, एक बार पढ़ना पड़ेगा, मैं भी पढ़ाऊंगा, पर उसके अंदर डूब मत जाना, खो मत जाना। सेकेंड, जब भी घर में तुम रिवाइज करोगे तो तुम सबसे पहले 3 बड़े क्लॉजेस को टैकल कर लेना। वो करते क्या होगा, तुम्हारा कारो फटाक से हो जाएगा। टोटल अराउंड 8 पेज से हल्का सा ज़्यादा है, 8 पेज के आसपास है कारो, तो 8 पेज में तुम समझ लो 2.5-3 पेज तक तो ये 3 क्लॉजेस हैं, तो इनको कर लोगे तो बहुत रिलीफ महसूस होगा। फिर बाकी के क्लॉज क्या ना, छोटे छोटे, तुरंत पढ़ो तुरंत खत्म होता है, तुरंत पढ़ो तुरंत खत्म होता है, तो पहले इन 3 को करना। नेक्स्ट 6 ऐसे क्लॉजेस जहां लीगल मैटर्स का बहुत ज़्यादा बोलबाला है, इनके अलावा और भी 2-3 क्लॉजेस है, पर उनमें जो लीगल मैटर बहुत हल्का फुल्का है, दरकार के ना के बराबर है। ठीक है, मेन ये 6 क्लॉजेस जहां आपको लीगल कंप्लायंसेस या लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। तो सर अनलिमिटेड नॉलेज नहीं चाहिए, लिमिटेड नॉलेज चाहिए उस सेक्शन नंबर का, जो कि मैं कॉपी में भी लिखा दूंगा, वैसे ही वहां से पढ़ लेना, हो जाएगा। ठीक है, चौथा, जब भी पढ़ो प्लीज़ मेरे मार्जिन नोट्स को देखो, उससे तुमको हाथों हाथ पैराग्राफ का पूरा आइडिया हो जाएगा। एंड 5वां, लैंग्वेज रट्टा नहीं करूंगा मैं पॉइंट्स को याद रख के अपने भाषा में लिखूंगा। क्लॉज नंबर याद करना है, सब क्लॉज नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, दैट्स द एंड ऑफ इट। ठीक है, सेकंड पेज है। अब वापस से अपने बुक की तरफ चलते हैं सर। लास्ट में ये क्वेश्चन आंसर्स भी डाले हुए हैं। ओके, ये 10 पन्ने का क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स पहले के पुराने आए हुए हैं, तो इनके आंसर को नए कारों के हिसाब से मैंने मॉडिफाई करके डाल दिया है। हाउएवर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, न्यू कारो अभी तक उस पर क्वेश्चन आंसर्स आए नहीं है। न्यू कारो पे जो भी क्वेश्चन आंसर्स है वो एकदम हट के अलग टाइप के होंगे। ठीक है, तो इट इज़ बेटर कि तुम क्वेश्चन आंसर पे ज़्यादा रिलाई नहीं करके, बल्कि जो कारो की नॉलेज है, जो 21 क्लॉज है, उस पर ज़्यादा रिलाई करो। क्वेश्चन आंसर मैं करा दूंगा प्रैक्टिस के लिए, बट क्या होता है ना, जब कारो चेंज होता है तो उसके क्वेश्चन आंसर टोटल चेंज हो जाते हैं। मतलब पुराने क्वेश्चन में नया आंसर फिट करना वो उतना मस्त नहीं होता, बिकॉज क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा क्योंकि ज्ञान बदल गया है। क्वेश्चन जो भी बंदा पेपर सेट करेगा इंस्टीट्यूट में, भाई वो तो नए ज्ञान के हिसाब से क्वेश्चन सेट करेगा ना, तो नया ज्ञान ही पूरा बदल गया तो क्वेश्चन भी बदले हैं। तो मैंने फिर भी पुराने क्वेश्चंस डाले हैं, उन जो रेलेवेंट थे उनका आंसर भी मॉडिफाई करके डाल दिया है, पर बहुत ज़्यादा पुराने क्वेश्चन आंसर्स आप प्रिपेयर मत करो, ये चेतावनी देनी ज़रूरी होती है। क्या होता है कि जितने भी बुक्स वगैरह होते हैं, जैसे स्पेशली जो बुक्स मार्केट में सेल होते हैं ऑथर के बुक्स, उनमें क्या होता है कि दे हैव टू पुट लॉट ऑफ क्वेश्चन आंसर्स टू मेक द बुक होलसम। वहाँ पे थोड़ा सा वो पॉलिटिक्स हो जाता है, वहाँ हम लोग क्या होता है डिप्लोमेटिक हो जाते हैं, जेन्युइन नहीं रह पाते।
तो उस बेचारे ऑथर को भी क्या होता है, सारे पुराने क्वेश्चन जितने भी हैं, जो चाहे रेलेवेंट है चाहे रेलेवेंट, सारे बकवास डालने पड़ते हैं और मॉडिफाई करने पड़ते हैं. दोज क्वेश्चंस इटसेल्फ आर नॉट यूजफुल फॉर एग्जाम. वो क्वेश्चन ही अब नहीं टिकेगा. कारों का ज्ञान चेंज होने से उसका क्वेश्चन भी बदल जाता है. ठीक है, तो प्लीज ज्यादा क्वेश्चन आंसर पे रिलाय मत करना. इसके क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यूज अभी एकदम जितने भी हैं सब झंडू लेवल है, तो उन पे आप भरोसा नहीं कर सकते. रादर आप 21 क्लॉज पे ज्यादा भरोसा करो. ओके, आते हैं, ये रहा ऊपर आ गए अपने चैप्टर 11B. फर्स्ट कारो 20 लिखना चालू करो प्लीज. फर्स्ट रीड प्रिपरेशन पहले जाके कॉपी से प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पढ़ेंगे, फिर अपने यहाँ पे आएंगे. ये बात यहाँ पे मैप हो गया, तो जाओगे वहाँ पे पढ़ोगे, फिर यहाँ पे आओगे. ठीक है, लिखना प्लीज़ मेरे साथ एकदम चालू करते रहो. मैं ऑलमोस्ट हर बारी क्लास में भी एम्फोसाइज करता हूँ दैट यू नीड टू राइट अ लॉट, राइट अ लॉट, राइट अ लॉट. जितना राइटिंग प्रैक्टिस तुम्हारा आएगा, तुम्हारा हाथ उतना भयंकर खुलेगा, थ्योरी में नंबर ज़्यादा आएंगे. ठीक है, हर स्टूडेंट जो पास होता है ना, वो एक तरह से रैंकर है. ये बात तुम समझ के चलो. ठीक है, जैसे आज आईआईटी जॉइंट एंट्रेंस वगैरह का इस सब का एग्जाम होता है, यूपीएससी का एग्जाम होता है, तो वहाँ जो नीचे भी पास हुआ वो भी बोलता है मेरा रैंक कितना आया है. तो हर स्टूडेंट जो सीए पास कर रहा है, सीएमए पास कर रहा है, सीएस पास कर रहा है, वो अपने आप में एक रैंकर के ही बराबर है. ऐसा नहीं कि वो रैंकर नहीं है. 50 तक तो रैंक जाते ही हैं. अब उससे 1 मार्क कम आया तो आप एक तरह से 51 रैंक हो, 1 मार्क कम आया तो 52 रैंक है. और तुम इस तरह से पाओगे कि तकरीबन 250 रैंक्स तक में सब पास, जितने भी स्टूडेंट्स पास हुए सब कवर हो जाते हैं. तो एवरी स्टूडेंट इज अ रैंकर. यू शुड हैव दैट एटीट्यूड, यू शुड हैव दैट अप्रोच. इवन इफ यू हैव जस्ट passed the course, that means you are a ranker only. कि तुम पास तो कर गए, रैंक आया तुम्हारा, चाहे वो नीचे की तरफ ही आया हो, 50 से नीचे ही आया हो. ये एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है. हम लोग जो एक सोचते हैं ना कि कोई स्टूडेंट अगर 1 2 3 4 5 6 ऐसे रैंक लाया तो बहुत ज़्यादा मेहनत किया होगा, ऐसा नहीं है. उनकी राइटिंग स्किल बहुत ज़बरदस्त होती है. ठीक है, राइटिंग स्किल का बहुत बड़ा काम होता है. राइटिंग स्किल में सबसे पहले तो आता है वॉल्यूम, कि वॉल्यूम मतलब वो बंदा कितना लिख सकता है, वो स्टूडेंट कितना लिख सकती है. तो ये जितना ज़्यादा तुम घर में ऐसे लिखोगे, उतना ज़्यादा तुमको और वहाँ पे लिखने का हाथ खुला हुआ रहेगा. यू विल राइट ग्रेट लेंथ ऑफ आंसर इन एग्जाम. तो कम से कम इतना तो करो कि जैसे मैं लिख रहा हूँ, यू राइट विद मी. ओके सर, हाउ मेनी पैराग्राफ्स आर देयर इन कारो. कारो का पूरा नाम होता है कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट, सब फुल फॉर्म अंदर लिखा हुआ है, कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर. इसके अंदर 4 पैराग्राफ्स हैं. ये है पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 4 और सबका बाप पैराग्राफ 3. यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर 21 क्लॉज है जो हम लोग को पूरा चाट के पढ़ना है. ठीक है, कारो 2020 के पहले क्या हुआ करता था, मैं आपको जस्ट हिस्ट्री बता देता हूँ. हिस्ट्री जस्ट तुम्हारे नॉलेज के लिए, कल को लोग एमसीक्यू में बोल दिए. तो पहले हुआ करता था माओ कारो 1988, बहुत पुराना माओ कारो. कारो के पहले माओ, माओ का फुल फॉर्म कोई माओवादी थी था. माओ था मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर, मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर. तो माओ कारो. ठीक है, फिर आ गया अपना कारो 2003 में आया, 2004 में आया, 2015 में आया, 2016 में आया और अब फाइनली आ गया 2020 में, जो कि लेटेस्ट है. ठीक है, तो दैट हैज़ बीन द हिस्ट्री ऑफ कारो. तो अपना जो चल रहा है वो कारो 2020 लेटेस्ट चल रहा है. बहुत सुंदर बनाया हुआ है ये कारो, और अभी आने वाले कई साल तक तो ये रहेगा. बहुत ही सुंदर है, अंदर का जो सामान है ना. ठीक है, आओ इसको देखते हैं. सबसे पहले कारो होता क्या है सर. एक ऑडिटर जब किसी कंपनी पे अपनी ऑडिट रिपोर्ट देता है ना, तो उसको अपने ऑडिट रिपोर्ट में 2 एनेक्जर लगाने पड़ते हैं. तो कारो इज़ वन ऑफ दोज एनेक्जर्स. ठीक है, एक तरफ होता है आपके पास मेन रिपोर्ट. जो मेन रिपोर्ट है उसको हम लोग कहते हैं ऑडिटर्स रिपोर्ट या इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. फिर एक एनेक्शर लगता है, वो होता है सेक्शन नंबर 143 का 3 का आई के अनुसार ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल पे एनेक्शर देना पड़ता है. वैसे ही सेक्शन नंबर 143 का 11, ये 143 क्या है सर.
सेक्शन 143 इज द सेक्शन विच एंश्राइंस द ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर का ड्यूटीज क्या होता है वो संपूर्ण सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। तो सेक्शन 143 का जो सबसेक्शन 11 है उसी में बोला है कि ऑडिटर को अपने रिपोर्ट के बाद एक एनेक्चर लगाना पड़ेगा कारों के ऊपर, ठीक है। ओके, नाउ ये एनेक्चर जो है ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कई कंपनियों के रिपोर्ट में आप देखोगे एनेक्चर 1 कारो है, कई में आप देखोगे कि एनेक्चर 2 कारो है। तो इसमें कोई बहसबाजी की बात नहीं है, दीज आर इंटरचेंजेबल, ठीक है। कई बार कारो पहले होता है, आईएफसी बाद में, कई बार आईएफसी पहले होता है, कारो बाद में। अलग अलग कंपनी में अलग अलग, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अलग अलग सी अलग अलग फॉलो करते हैं, इसका कोई रिजिड प्रोटोकॉल नहीं है, ठीक है। तो व्हाट इज कारो? कारो इज एन एनेक्चर टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट। हम लोग ऑडिटर से कुछ एक्स्ट्रा कॉमेंट्स चाहते हैं, ओके। What is Caro? Answer: company law requires the auditor to comment on extra matters which are connected to financial statements, legal compliances, propriety, ठीक है। तो बेसिकली कंपनी लॉ चाहता है कि ऑडिटर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑडिट ओपिनियन तो देता ही है वो ट्रू एंड फेयर व्यू, उसके अलावा वो कुछ एक्स्ट्रा और कमेंट करे, ठीक है। चाहता है कुछ और एक्स्ट्रा थोड़ा कमेंट करे। किस चीज़ पे कमेंट करे? ऑन सर्टेन मैटर्स, जो 21 मैटर्स हैं। वो मैटर्स प्राइमरली इन 3 टाइप के होते हैं। या तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ है, जैसे अभी भी मैंने तुमको दिखाया था पैराग्राफ 3 का 13 रिलेटेड पार्टी। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का डिस्क्लोजर नोट्स में जाता है, तो वो एफएस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। लीगल कंप्लायंस भी होता है, जैसे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन 177 180 फॉलो किया कि नहीं, लोन्स इन्वेस्टमेंट्स 185 186 फॉलो किया कि नहीं, बार्टर 192 फॉलो किया कि नहीं। तो लीगल कंप्लायंसेस भी चेक करने बोल रहा है ऑडिटर को। और तीसरा प्रोप्राइटी एलिमेंट्स। प्रोप्राइटी का मतलब बेसिकली होता है हाउ वेल द कंपनी इज बीइंग मैनेज्ड, दैट इज कॉल्ड प्रोप्राइटी। जैसे डिफॉल्टर कंपनी, जो वन ऑफ द बिगेस्ट क्लॉज है, कंपनी ने कितना बोरोइंग्स लिया था, कंपनी टाइमली चुका पा रहा है कि नहीं, कंपनी डिफॉल्ट किया है क्या, कंपनी लॉन्ग टर्म लोन और शॉर्ट टर्म लोन जो लेता है तो लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं लगा देता है। कंपनी जिस पर्पस के लिए लोन लेता है उसी के लिए उसको यूटिलाइज करता है, कहीं और यूटिलाइज कर लेता है, ठीक है। तो ऑल दीज आर प्रोप्राइटी एलिमेंट्स। कंपनी के नाम पे जो इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, कहीं बेनामी प्रॉपर्टी तो नहीं है, मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी हेल्ड इन द प्रॉक्सी नेम। तो ये सब क्या है? प्रोप्राइटी एलिमेंट। प्रोप्राइटी का मतलब होता है हाउ वेल द मैनेजमेंट इज रनिंग द कंपनी। गवर्नेंस, एक शब्द में बोल रहा हूं तो गवर्नेंस, ठीक है। हाउ वेल द कंपनी इज बीइंग मैनेज्ड। तो कारो है क्या? कोई पूछे भाई कारो क्या है? कारो सिंपली ऑडिटर की ड्यूटी की व्याख्या करता है, उसकी ड्यूटी को और बढ़ा देता है। वी वांट द ऑडिटर टू पुट एक्स्ट्रा मोर। हम चाहते हैं ऑडिटर और ज़्यादा से ज़्यादा हमें नॉलेज दे। खाली बस ऑडिटर ये नहीं बोले कि फाइनेंशियल में ट्रू एंड फेयर, बल्कि वो और ज़्यादा बताए। जितना ज़्यादा ऑडिटर बताएगा उतना ज़्यादा हमारे शेयर होल्डर्स को नॉलेज मिलेगी, अच्छा रहेगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि शेयर होल्डर तो ढक्कन होता है, डफर होता है, पढ़ेगा नहीं। ये गलत है। शेयर होल्डर को आपने आरआईआई इमेजिन किया, रिटेल इन्वेस्टर। जैसे मैं, तुम, हम लोग सब आरआईआई हैं, रिटेल इन्वेस्टर। हम लोग भले ही ऑडिट रिपोर्ट उतना नहीं पढ़ते हैं, बट यू शुड अंडरस्टैंड दैट शेयर होल्डर्स में बिग शेयर होल्डर्स भी आते हैं। बिग शेयर होल्डर मतलब सर कौन होता है? बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब को हम लोग बोलते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ये लोग बड़े बड़े कंपनियों में बहुत भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करते हैं। दे आर बिग शेयर होल्डर्स, दे रीड अ लॉट। वो लोग ऑडिट रिपोर्ट की पूरी सर्जरी करते हैं एक एक वर्ड की खोल खोल के। तो आप ऐसा ना सोचो कि nobody reads the auditor's report. When you say the word shareholder, it means it's a very big word. It includes a lot of variety of shareholders. Yes, the small shareholders who are retail investors, they may not be interested in reading the audit report. They go by the news. But then you have got big investors and big shareholders and institutional investors, foreign institutional investors, म्यूचुअल फंड्स, दे रीड द ऑडिट रिपोर्ट केयरफुली। सो कंपनी लॉ चाहता है कि उनके लिए प्लीज आप और एक्स्ट्रा कमेंट करो ऑन मैटर्स विच रिलेट टू एफएस, ताकि एफएस के बारे में और आइडिया मिले,
ठीक है, लीगल कंप्लायंस एंड गवर्नेंस। ओके, ये हो गया कारो का इंट्रो पार्ट। अब यहाँ सेकंड पेज में अब 2 पेजेस लाइन से आएंगे हम लोग के सामने, जिनमें मैं कारो का पैराग्राफ 1, 2 एंड 4 डिस्कस करूंगा कि इसमें बेसिकली ये बताया हुआ है कि कारो कौन सी कंपनी पे लगेगा और कौन सी कंपनी पे नहीं लगेगा। ये सब चीज़ों के ऊपर ज्ञान है, सिंपल ज्ञान है, एकदम इजी, समझ में आराम से आएगा, कोई हाई फाई नहीं है। स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन चेंज हुआ है, स्मॉल कंपनी में जो लिमिट्स है ना वो बढ़ा दिए गए हैं। पहले स्मॉल कंपनी का लिमिट हुआ करता था पेड अप कैपिटल लेस देन इक्वल टू 50 लाख एंड टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 2 करोड़। अब ये लिमिट हो गया 2 करोड़ 20 करोड़, मतलब पेड अप कैपिटल लेस देन इक्वल टू 2 करोड़ एंड टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 20 करोड़। तो ये स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन में चेंज है, वो भी मैं तुमको बता दूंगा इसके अंदर। ये देखो शो कर रहा हूँ, ये सब लिखा है भाई, इधर देखो, ये रहा स्मॉल कंपनी में हाईलाइट कर रहा हूँ। These are the new limits of small company। तो सब कुछ मैं बताया हूँ, whatever you need is there। ओके, तो अभी ये डिस्कस कर लेते हैं कारो किसको अप्लाई करेगा किसको नहीं अप्लाई करेगा।